स्वागत है आपका बेसिक इकोनॉमिक्स पार्ट 4 में। आज हम डिस्कशन करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग सिस्टम की। मतलब बैंक कैसे काम करता है, बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं, अगर बैंक में पैसे खत्म हो जाए तो बैंक को पैसा कौन देता है, क्या सभी बैंक खुद पैसा बनाते हैं, क्या बैंक के ऊपर कोई और बैंक है, क्या बैंक भी कभी लोन लेता है, बैंक के नियम कौन बनाता है, अगर हम बैंक में पैसे जमा करके रखते हैं तो उससे बैंक को क्या फायदा होता है, और भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। आज हम इन सभी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक कैसे काम करता है और बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं। बैंक उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रखता है और कुछ पैसे लोन पर देता है, और बैंक इस ऋण या लोन पर ब्याज लेता है। अर्थात हमारे द्वारा जमा पैसों का कुछ हिस्सा बैंक लोन पर दे देता है और उस पर ब्याज लेता है। यही बैंक की आय का मुख्य स्रोत है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई की। इस बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था और 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित किया गया। भारत की पूरी बैंकिंग और मौद्रिक व्यवस्था को आरबीआई नियंत्रित करता है। 1 रुपए को छोड़कर 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोट आरबीआई जारी करता है। 1 रुपए का नोट और सिक्के भारत सरकार वित्त मंत्रालय जारी करता है। इसीलिए नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉइन पर भारत सरकार लिखा होता है। भारत में जितने भी बैंक है उन सभी का हेड बैंक आरबीआई है। सभी बैंकों के नियम आरबीआई द्वारा तय किए जाते हैं। लोन पर ब्याज की दर क्या रहेगी ये भी आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, यूको बैंक इत्यादि में आम लोगों का खाता होता है, वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार और राज्य सरकार के खाते होते हैं। आरबीआई सरकार का लेन देन करता है, मतलब जितनी भी जगहों को सरकारी पैसे आते हैं उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भेजता है। जैसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत या फिर सरकारी कर्मचारियों का वेतन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम का दिल कहा जाता है और इसे बैंकों का भी बैंक कहा जाता है, क्योंकि जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, लेकिन जब बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाता है। अगर बैंक के पास पैसे खत्म हो जाए तो आरबीआई उन बैंक को पैसे देता है। जब बैंक के पास पैसे खत्म हो जाए तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है। अब हम डिस्कशन करेंगे कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। कैश रिजर्व रेशियो CRR अर्थात नगद आरक्षित अनुपात। अगर किसी बैंक की जमा राशि 100 करोड़ रुपए है तो उसका 3% अर्थात 3 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नकदी के रूप में रखना होगा। इसे ही CRR कहते हैं। यह रूल आरबीआई द्वारा लगाया गया है। अब बैंक के पास 97 करोड़ बचते हैं। इसके बाद SLR अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात का नियम लगता है। रिजर्व बैंक के बाद बची हुई राशि का 18% धन बैंक अपने पास सुरक्षित रखता है, जिसे SLR कहते हैं। CRR के बाद बैंक के पास 97 करोड़ बचा था। अब उसी 97 करोड़ का 18% अर्थात 17,46,000 रुपए बैंक अपने पास सुरक्षित रखेगा। बैंक CRR और SLR का प्रयोग लोन देने में नहीं करता, बल्कि इसके बाद जो पैसा बचेगा जैसे 89 करोड़ 54 लाख रुपए, उसका प्रयोग बैंक ऋण देने में करेगा। CRR और SLR नियम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ग्राहक को पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, इसीलिए बैंक के पास पैसा पड़ा होना चाहिए, तभी SLR नियम लगाया जाता है। इस नियम के अनुसार बैंक के पास धन, सोना चांदी या फिर प्रॉपर्टी आरक्षित होनी चाहिए। सोना चांदी और प्रॉपर्टी इसलिए ताकि बैंक धन का प्रबंध जल्दी से जल्दी कहीं से भी कर सके। और रिजर्व बैंक द्वारा CRR नियम इसलिए लगाया गया है ताकि बैंक को कभी भी पैसों की जरूरत हो तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपना 3% मांग सकता है। अब बात करते हैं रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट की। जब कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेता है उस पर जो ब्याज दर रहती है वही रेपो रेट है।
रिवर्स रेपो रेट का अर्थ है जब कोई भी बैंक आरबीआई में अपने पैसे जमा रखता है, उन्हीं पैसों के ऊपर जो उनको ब्याज मिलता है, उसी ब्याज की दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, जिसके कारण आम इंसान भी महंगी ब्याज दर वाला लोन नहीं लेते और इससे महंगाई को नियंत्रित करने में भी बहुत योगदान मिलता है। मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई, जब वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उसकी क्रय शक्ति घट जाती है, इसे ही मुद्रास्फीति या फिर महंगाई कहते हैं। महंगाई तब बढ़ती है जब सामान कम होता है और उसकी मांग ज्यादा होती है। महंगाई से गरीब व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है। महंगाई से बचत कीमत घट जाती है क्योंकि सामान महंगा होता है और हम बचत नहीं कर पाते। फिक्स सैलरी वालों का नुकसान होता है क्योंकि वस्तु और सेवा महंगी मिलने लगती है लेकिन उनकी सैलरी अभी भी फिक्स होती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह बताता है कि आदमी जिन चीजों का उपयोग कर रहा है क्या उनकी कीमत घटी या फिर बढ़ी। होल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक, यह थोक बाजार में वस्तुओं की कीमत मापता है। यह दोनों विधियां मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई को मापने के लिए यूज की जाती है। अब बात करते हैं मुद्रा संकुचन अर्थात मुद्रा अपस्फीति की। इसमें मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई का बिल्कुल उल्टा होता है। महंगाई तब होती है जब सामान कम हो और मांग ज्यादा, लेकिन मुद्रा अपस्फीति अर्थात मुद्रा संकुचन तब होता है जब सामान तो ज्यादा होता है लेकिन उसकी कीमत कम होती है। मुद्रा संकुचन वो स्थिति है जिसमें कीमतें लगातार घटती है। आरबीआई का मुख्य अधिकारी गवर्नर होता है जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। शायद यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। हमारे साथ बने रहे। MSR इनसाइट्स को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।